हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब भी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकारों को। अभी पिछले जो वीडियो थी, लास्ट जो लेक्चर था, उसमें हमने मौलिक अधिकारों के बारे में चीज़ों को समझा था। कितने मौलिक अधिकार हैं, कहाँ से लिया गया है, कौन कितने पहले थे, वो तमाम चीज़ें समझी थी। पर आज हम प्रॉपरली स्टार्ट कर रहे हैं अधिकारों को पढ़ना। कौन कौन सा अधिकार है, क्या क्या चर्चा की गई है। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैंने दो अधिकार लिख रखे हैं। समता या समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 है, और दूसरा अधिकार मैंने यहाँ पे लिख रखा है स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से लेकर अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। तो आज इन अधिकारों को समझेंगे और आपके दिमाग में फिट कर देंगे इन दोनों के दोनों अधिकारों को। तो सबसे पहले देखिए, मैंने आपको ट्रिक बताई थी 5 4 2 4 2 1 ऐसे करके बताई थी, वो आपको याद होगी। तो जो समता या समानता का अधिकार है, ये सबसे पहला अधिकार है। जनरली आपको पता होना चाहिए जो मौलिक अधिकार हैं वो तीसरे भाग में हैं और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक उनकी चर्चा है। पर अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है, अनुच्छेद 13 में जुडिशियल रिव्यू है, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा है। पर मौलिक अधिकारों की जो मुख्य चर्चा है वो शुरू होती है अनुच्छेद 14 से और खत्म होती है अनुच्छेद 32 पे जाके, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो जो सबसे पहला अधिकार है जिसको समता या समानता का अधिकार बोला जा रहा है, इक्वलिटी का जो राइट है, जो समानता का अधिकार है, वो शुरू होता है 14 से लेकर समाप्त होता है 18 तक। 5 अनुच्छेदों में इस अधिकार की चर्चा की गई है। सबसे पहला जो अधिकार है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, यहां पे देखिए आप। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप मुझे बोलेंगे भाई स्क्रीनशॉट नहीं दिया आपने। अच्छे से ले लो आप स्क्रीनशॉट इसका, ठीक है। तो विधि के समक्ष समानता, विधि क्या होता है मैंने बताया था। विधि हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में लॉ बोलते हैं, उर्दू में कानून बोलते हैं। तो विधि के समक्ष समानता यानी कि जो भारत का प्रत्येक नागरिक है, भारत का हर एक नागरिक विधि के समक्ष समान होगा। विधि के जब सामने जाएगा यानी कि कानून की निगाह में वो बराबर होगा। चाहे तो अंबानी जी हो, वो भी विधि के समक्ष समान है, चाहे कोई रिक्शा चलाने वाला है वो भी विधि के समक्ष समान है। यानी कि जो कानून है वो दोनों को एक समान दृष्टि से देखता है, ऐसा प्रावधान कर रहा है अनुच्छेद 14। और सीधे सीधे बात इसमें क्या कही गई है, इसमें बात आई है कि राज्य जो कानून बनाएगा, राज्य का मतलब यहाँ पे उत्तर प्रदेश से नहीं है, मध्य प्रदेश से नहीं है, कोई भी इंडियन स्टेट से नहीं है। यहाँ पे मतलब राज्य का मतलब है देश, जो केंद्र सरकार है उससे बात की जा रही है, डायरेक्टली उससे बात की जा रही है जो सेंटर में है। राज्य बोला जा रहा है, राज्य का मतलब देश है ना यहाँ पे। तो राज्य को बात कही गई है कि राज्य जो भी कानून बनाएगा, राज्य जो भी कानून बनाएगा वो सभी नागरिकों पर एक समान रूप से लागू होंगे। विधि के समक्ष समानता तो यही है ना कि सभी के लिए एक जैसे हो, सभी के लिए एक समान रूप से लागू हो और एक समान ही वो कानून हो। तो राज्य जो कानून बनाएगा, जो भी नियम कायदा कानून बनेगा, वो प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान होगा। ऐसा नहीं है कि अमीर आदमी होगा, अमीर आदमी के लिए कुछ अलग कानून होगा और गरीब आदमी के लिए कुछ अलग कानून होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक समान बिल्कुल कानून रहेगा और समान रूप से ही लागू होगा, समान रूप से लागू होगा। अगर आईपीसी में लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति हत्या करता है धारा 300 के अंतर्गत, तो धारा 302 हत्या का दंड बताती है, मृत्युदंड दिया गया है। तो यदि कोई व्यक्ति हत्या का दोषी पाया जाता है, चाहे वो बहुत अमीर है तो उसको भी मृत्युदंड दिया जाएगा, और चाहे कोई बहुत गरीब है, यदि वो हत्या का दोषी है तो उसको भी मृत्युदंड दिया जाएगा। इसको बोलते हैं विधि के समक्ष समानता, इसी को कहते हैं विधि के समक्ष समानता। तो अभी ये आपको समझ में आ गया होगा। अगले अनुच्छेद की तरफ चलते हैं। अगला अनुच्छेद क्या कहता है, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। यानी कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ राज्य धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। जो सुविधा एक
एक अन्य नागरिक को दी जा रही है वही सुविधा दूसरे नागरिक को दी जाएगी। मतलब कि सभी नागरिकों के लिए सुविधाएं बराबर होंगी, वो उनमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। नागरिकों को जो सुविधाएं दी जा रही हैं, जो योजनाएं दी जा रही हैं, वो एक समान रूप से सबको मिलेंगी और इसमें किस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म के, नस्ल के, जाति के, लिंग के तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। यानी कि ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म का है तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस है, मुसलमान धर्म का है, इस्लाम धर्म का है तो ज़्यादा प्रेफरेंस है, ऐसा कुछ नहीं होगा। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, नस्ल के आधार पर। आपने देखा होगा कि भारत में इधर लोग रहते हैं, हालांकि ये सब चीज़ें हमारे संविधान में लिखी गई हैं, पर राजनीतिक पार्टियां का धज्जियां उड़ाती हैं इन चीज़ों की, पर हम लोगों को ये चीज़ें कभी भी समझ में नहीं आती हैं और अपने अधिकारों से हम वंचित रह जाते हैं। नस्ल है, नस्ल में देखो भारत में क्या है, भारत में हम सब लोग रह रहे हैं, ये हमारा रंग है, गेहुआ रंग है, किसी का गोरा है, किसी का काला है, कुछ है, ये ना वर्ण है, ना वर्ण है, ये रंग है। तो वर्ण के आधार पर भी की जाती है लोगों, ये भाई काला है, फलाना ढिमा का। भारत में तो ऐसा नहीं है ज़्यादा, पर कहीं ना कहीं रहता है थोड़ा थोड़ा। आपने देखा होगा कि गाड़ियों के पीछे लिखा रहता है, बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला, मतलब कि काले मुँह वाले को बेकार माना जाता है, ऐसा 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 कुछ है। तो ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए, ये बात कहता है अनुच्छेद 15। नस्ल में आप ले देखो, हम इस तरह से दिखाई देते हैं, पर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ तो गुरखा जैसे दिखाई देते हैं, गुरखा, छोटी छोटी आंखें होती हैं। तो भारत के लोग वो जब भारत की मुख्य धारा में आते हैं, जो भारत की मुख्य धारा में आते हैं, दिल्ली आते हैं, मुंबई आते हैं, तो लोग उनके साथ में भेदभाव करते हैं, उनको कहते हैं तो चाइनीज है। तो ये नस्ल के आधार पर भेदभाव है, ठीक है। जाति के आधार पर भेदभाव है कि तुम ऊंची जाति नीची की जाति हो, इसके आधार पर भेदभाव है। लिंग के आधार पर भेदभाव है, स्त्री है, पुरुष है या ट्रांसजेंडर है, उसके ऊपर भी भेदभाव होता है। और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव, ये सब है। तो इसमें बात कही गई है अनुच्छेद 15 में कि इन सब आधारों पर राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा, उसका यहाँ पर निषेध किया जाता है। उसके बाद अनुच्छेद 16 क्या कहता है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन का मतलब है यहाँ पे यदि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किसी वैकेंसी को निकालती है, किसी पद को भरने के लिए कोई वैकेंसी निकालती है, तो उस वैकेंसी को पाने के लिए सभी नागरिकों को एक समान अवसर दिया जाएगा। यह है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी कि हर नागरिक को समान अवसर दिया जाएगा। ये देखो, कोई पद है, उस पर कोई नियुक्ति होनी है, तो अनुच्छेद 16 क्या कह रहा है कि सबको समान अवसर दिया जाए, सबको समान अवसर दिया जाए। परंतु ऐसा नहीं है, इसका एक अपवाद है जो आरक्षण के रूप में हमको दिखाई देता है। आरक्षण में अलग अलग जो कैटेगरीज हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस नया बन के आया है, इससे पहले ओबीसी, एससी, एसटी, ये सब कैटेगरीज हैं। तो इन सब कैटेगरीज के को देखो अलग अलग तरह से ट्रीट किया जाता है। अवसरों की समानता कहीं पे बढ़ जाती है, कहीं पे अवसरों की समानता घट जाती है। जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है उनको चांसेस कम मिलते हैं, जबकि कैटेगरीज के हिसाब से उनके चांसेस की बढ़ोतरी होती रहती है। यहाँ पर आरक्षण देने का जो भी मोटिव है वो अच्छा है या खराब है, उसकी चर्चा हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप भी ऐसी कोई बेवजह की बातें कमेंट में ना करें, हम लोग यहाँ चीज़ें समझ रहे हैं, ठीक है। अपनी बुद्धि का ज़्यादा परिचय मत दें, यहाँ पे हम सीधे संविधान को समझ रहे हैं। तो आरक्षण इसका अपवाद है, मैं इतनी बात सिर्फ कह रहा हूँ। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट है आर्टिकल 17, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। हमारे समाज में धीरे धीरे इतने पाखंड आ गए, इतना रूढ़ी आ गई कि जो अपर कास्ट के लोग थे उन्होंने अपने आप को भगवान मान लिया, उन्होंने अपने आप को भगवान मान लिया। पर समय समय पर आचार्यों ने क्या किया, इस चीज़ को कम करने की बहुत अच्छी मुहिम दिखाई। जैसे रामानंद संप्रदाय, आपने देखा होगा, रामानंद संप्रदाय ने इन सभी दीवानों को लांघ दिया और इस चीज़ के आगे बढ़े। तो हमारे समाज में छुआछूत बहुत ज़्यादा आ गई। जो अपर कास्ट लोग थे वो लोअर कास्ट लोगों को कह रहे अछूत है। अछूत का मतलब इसको टच नहीं किया जाना चाहिए, इसको टच करेंगे तो हम अपवित्र हो जाएंगे। तो ये सोच ही गलत है, पर लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो देखो यहाँ पे आप देखो, अगर एक आदमी बोल रहा है मैं छूत हूँ, यानी कि मुझे छुआ जा सकता है, दूसरे आदमी को छुआ नहीं जा सकता है, वो अछूत है, तो ये समानता नहीं रही समाज में समानता नहीं रही ना। तो अगर हम अछूत यानी कि जो छुआछूत है इसी का अंत कर दें तो सब बराबर हो जाएंगे। आपने मूवी देखी होगी मांझी, दशरथ मांझी हैं, तो जब वो स्टार्टिंग होती है मूवी की तो उसमें अपनी हीरोइन को देखते हैं, जब वो
तो एक गाना बजता है कि भाई सरकार ने नियम ले आए हैं कि अब सब बराबर हैं, छुआछूत अब कोई नहीं है। तो उसमें गाना बजता है कि सब बराबर सब बराबर सब बराबर। तो मतलब समाज में कितना कष्ट होता होगा जो लोअर कास्ट के लोग माने जाते हैं। लोअर कास्ट कुछ होता नहीं है, आदमी की दिमाग का वहम है। आदमी को खुले विचारों से सबका ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे बात है अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत, जो अनटचेबिलिटी है उसका अंत कर दिया गया अनुच्छेद 17 के द्वारा। और अनुच्छेद 18 भी काफी इंपॉर्टेंट है, उपाधियों का अंत। उपाधि क्या होती है कि उपाधि नाम के सामने लगती थी, जैसे कि महाराजाधिराज, महामहिम, ऐसे बड़े बड़े शब्द, भारी भरकम शब्द लगाए जाते थे। अब एक बात सोचो आप लोग, दो आदमी खड़े हैं, एक आदमी अपने सामने लगा रहा है कि मैं चक्रवर्ती सम्राट आदित्य कुमार विश्वकर्मा हूं, ऐसे कुछ बोले अपना नाम। यहां पर विश्वकर्मा से कोई अपनी जाति से मत ले, मतलब नाम के ऊपर मैंने इस तरह से बोला है, नाम ऐसे बोला है कि कोई विश्वकर्मा व्यक्ति है, वो बोल रहा है कि मैं महाराजाधिराज आदित्य विश्वकर्मा हूं, और दूसरा एक और व्यक्ति है जिसका नाम आदित्य विश्वकर्मा है, वो भी ऐसा ही है। तो नाम में देखो उपाधि लगते एकदम असमानता झलक जाएगी व्यक्तियों में। उसमें वो एकदम हाई सा अपने आप को दिखाने की कोशिश करेगा, जबकि दूसरे वाला डाउन चला जाएगा। तो उपाधियों का अंत कर दिया गया अनुच्छेद 18 के अंतर्गत, उपाधियों का अंत हो गया। बट कुछ उपाधियां ऐसी थी या ऐसी हैं जिनको अभी भी लगाया जाता है, जिनको छूट दी जाती है। उपाधि हमेशा नाम के आगे लगती है, उपाधि हमेशा नाम के आगे लगती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो भारत में अभी भी जो तीनों सेनाएं हैं उनमें जो रैंक होती है उसको उपाधि की तरह से यूज किया जा सकता है। जैसे मेजर राहुल शर्मा, ठीक है। जैसे अभी कौन है, जनरल नरवणे हैं। तो नाम जो लिखा जाएगा, जो नाम लिखा जाएगा, जो नरवणे लिखा जाएगा, उसमें जनरल नीचे नहीं लिखा जाएगा। आईएएस जो होता है, आईएएस ऑफिसर जो होता है, वो जैसे यहाँ पे लिख दिया कि A.K. मिश्रा, तो नीचे लिखा जाएगा आईएएस। आईएएस पहले नहीं लिखा जाएगा, आईपीएस लिखा जाएगा, नीचे लिखा जाएगा, इंस्पेक्टर लिखा जाएगा, नीचे लिखा जाएगा, ठीक है। सब इंस्पेक्टर लिखा जाएगा, नीचे लिखा जाएगा। ऐसे नहीं लिखेंगे आप लोग कि सब इंस्पेक्टर फलाना यादव, ऐसे करके नहीं लिखेंगे। तो अभी क्या करेंगे, तो पर जो आर्मी की रैंक्स हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की रैंक हैं, उनको उपाधि की तरह से यूज किया जा सकता है। और शिक्षा से जुड़ी जो उपाधियां हैं, शिक्षा के द्वारा जिन उपाधियों को अर्जित किया गया है, उन उपाधियों को हम यूज कर सकते हैं। जैसे किसी ने एमबीबीएस या कोई भी मेडिकल फील्ड की पढ़ाई की हो तो अपने नाम के सामने डॉक्टर लगा सकता है। कोई भी व्यक्ति जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आया है अपने नाम के सामने ER लिख सकता है। कोई भी व्यक्ति जिसने PhD किया हो वो अपने नाम के सामने डॉक्टर लगा सकता है। यानी कि शिक्षा के द्वारा जिन उपाधियों को अर्जित किया गया है उनको हम नाम के सामने लगा सकते हैं। और तीनों सेनाओं के जो रैंक हैं उनको भी उपाधियों की तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं। साथ में एक बात है, यदि कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य देश में, अन्य देश द्वारा कोई पुरस्कार दिया जा रहा है या कोई उपाधि दे रहा है, कोई अदर कंट्री है और वो किसी भारतीय नागरिक को कोई पुरस्कार देना चाह रही है, जैसे कि मतलब अलग अलग कंट्री हैं, वो भारत के किसी नागरिक को क्या करती हैं, अपने देश का सर्वोच्च सम्मान देती हैं या कोई उपाधि देना चाहती हैं, तो नागरिक अपना आप उठ के नहीं चला जाएगा, चाहे वो कितना भी गणमान्य है, चाहे वो कितना भी माननीय है। उसको इस उपाधि या इस सम्मान को लेने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। यदि कोई व्यक्ति ए है और उसको स्पेन अपने यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वह उपाधि दे रहा है, तो ए बिना ऐसे नहीं चला जाएगा मुंह उठा के। ए को पहले परमिशन लेनी पड़ेगी राष्ट्रपति महोदय से कि सर ऐसे ऐसे बात है, क्या मैं चला जाऊं, क्या मैं उपाधि को धारण कर लूं? तो वो कहेंगे हाँ आप चले जाइए। अगर वो ना करते तो आप नहीं जा सकते। अगर वो कहते हैं हाँ चले जाइए आप ले आइए तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है, ना नहीं होती है, भेज दिया जाता है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो भारत रत्न दिया जाता है, जो पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं जो वीरता सम्मान दिए जाते हैं जिसमें परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, और साथ में जो आपको चक्र दिए जाते हैं अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, ये सब अनुच्छेद 18 के अंतर्गत ही दिए जाते हैं। और आपको पता होगा इन सभी सम्मान को कौन देते हैं? राष्ट्रपति देते हैं। तो ये है समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से लेकर 22 तक विस्तृत है, 19 से लेकर 22 तक विस्तृत है, उसमें सबसे पहले हमको देखना है आर्टिकल 19।
आर्टिकल 19 6 प्रकार की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को देता है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को दे रहा है, पर पहले ये 7 थी, वर्तमान में ये 6 हैं। पहले ये 7 थी, कौन सी हट गई? 19F हट गई। 19F हट गई, जो संपत्ति के अधिकार से संबंधित थी। यद्यपि संपत्ति का अधिकार हम हटा के आए हैं, कहां पे? अनुच्छेद कहां पे हटा के आए? 31 में हटा के आए। भेज दिया कहां है? 300A में भेज दिया, भाग 12 में। तो यहां भी संपत्ति संबंधित कोई बात लिखी हुई थी। आपको यह चीज ध्यान रखनी है कि 19F को हटा दिया गया है। 19F को मिला के 7 थी, पर अभी 6 है। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है यहां पे, हाँ ये ठीक है, पहले एक मेरे दिमाग से बात निकल गई एकदम, अभी याद आएगी तो बता दूंगा। 6 प्रकार की स्वतंत्रता थी, पहले 7 थी, अब 6 हैं। अब वो 6 कौन कौन सी हैं आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले है ए नंबर, आपको इसी तरह से याद रखना है, ABCD ऐसे ही करके याद रखना है। ए में क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है। आपको अपनी बोलने की स्वतंत्रता है। आपका जो अंतःकरण है उसमें अगर कोई विचार आ रहा है तो आप अपने विचार रख सकते हैं, आप अपनी बात बोल सकते हैं। ये आपका मौलिक अधिकार है। आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए, पर वो ज़्यादातर सकारात्मक होनी चाहिए। यदि आप नकारात्मक इस अधिकार का प्रयोग करते हैं तो आपके ऊपर कार्यवाही भी हो सकती है। पर आपको यहाँ बात याद रखनी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपने अंतःकरण में उठ रहे विचारों को, अपने मन में उठ रहे विचारों को बोलने के माध्यम से आप बाहर रख सकते हैं। ये आपका अधिकार है। ये अनुच्छेद 19A में वर्णित है। अनुच्छेद 19A में ही जो चीज़ें आती है, आपसे पूछा जाता है कि प्रेस जो इतनी सारी बातें बोलती है, जो मीडिया बोलती है, इतनी सारी बातें बोल जाती है, कुछ भी बोल जाती है, सरकार के खिलाफ भी बोल जाती है, तो ये अधिकार प्रेस को किसने दिया? तो ये अधिकार, कुछ भी बोल जाने का अधिकार प्रेस को कौन दे रहा है? यही अनुच्छेद 19A दे रहा है। अनुच्छेद 19 ही प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार का आधार है। और इंटरनेट जो आप यूज करते हैं, जो आप ट्विटर पे जाके अपने विचार लिखते हैं, जो आप फेसबुक पे जाके विचार लिखते हैं, जिस पे आपने ट्विटर पे कैंपेन किया, आपको ये अधिकार देने वाला अनुच्छेद कौन सा है? आपको ये अधिकार देने वाला अनुच्छेद 19A है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो प्रेस की स्वतंत्रता किसके अंदर आती है? बोलने की या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। दूसरी स्वतंत्रता आपको क्या दी गई है? आप जाओ, सभा करो, मीटिंग करो, समारोह करो, बातचीत करो, शांतिपूर्ण ढंग से करो और बिना हथियारों करो। आप जाओ, खूब सारे लोग मिल जाओ, बैठो, चर्चा करो, शांतिपूर्ण ढंग से करो और बिना हथियारों करो। ये नहीं कि AK-47 रख रखी है कंधे पे और हाँ भाई क्या हाल है, ऐसे बात की जा रही है, तो ये अपराध हो जाएगा। ये अपराध हो जाएगा। और ये शांतिपूर्ण भी नहीं है, बीच में जब किसी ने वो मारा ठाए कर दी एकदम, तो ये सब गलत हो जाएगा। तो आपको शांतिपूर्ण ढंग से सभा करने का अधिकार है और बिना हथियारों के। ठीक है। तीसरी जो 19C में बात आई है, आपको संघ बनाने की स्वतंत्रता है। संघ यानी कि आप कोई यूनियन बना सकते हैं, आप कोई समूह बना सकते हैं, आप कोई पार्टी बना सकते हैं, आपको ये स्वतंत्रता है। और आपने देखा भी होगा कि भारत में तमाम राजनीतिक पार्टियां, तमाम राजनीतिक संगठन बने हुए हैं। ये अधिकार उनको किसने दिया है? ये अधिकार दे रहा है 19C। 19D में क्या बात आई है? भारत के किसी भी क्षेत्र में कोई भी नागरिक अबाध गमन कर सकता है। यानी कि भारत का जहां तक राज्य क्षेत्र लगता है, भारत के किसी भी नागरिक को वहां जाने से रोका नहीं जा सकता है। वो कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी टहल सकता है, कहीं भी जा सकता है जहां तक भारत का राज्य क्षेत्र है। ये बात आपको ध्यान रखनी जरूरी है। इसमें शर्त यह है कि वहां पे कोई स्पेशल, कोई अर्जेंसी या कोई धारा वगैरह न लगी हुई हो। अगर वहां पे बाध्यता है तो आपको पता है आर्टिकल 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबित कर सकता है। पर उसमें 2 अधिकार ऐसे हैं जो राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं होते, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। इनको भी हम आगे समझेंगे। आर्टिकल 359 राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वह मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है, स्थगित कर सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के समय। पर उस समय भी ये 2 अधिकार, अनुच्छेद 20 जो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है और जीवन जीने का अधिकार है, इनको कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, इनको कभी भी छीना नहीं जा सकता है। तो
चौथा आ गया कहीं भी आबाद गमन, यानी कि भारत का कोई भी नागरिक कहीं भी घूम सकता है। अब जो 19E है, देश में कहीं भी निवास करना, देश में कहीं भी निवास करना। अभी पहले क्या था, अभी जब 370 नहीं हटी थी तो इसमें अपवाद था, यानी कि देखो 300 ये यहाँ पे बात आ रही है 19E कि भारत का कोई भी नागरिक कहीं भी जाके बस सकता है, घर बनाए रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आराम से रहे। पर इसमें अपवाद था 2019 से पहले कि जम्मू कश्मीर में नहीं हो सकता है काम। पर जब से धारा 370 हटी है, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया है, तो वहां से विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया गया है और जो वो अपवाद था उस अपवाद को हटा दिया गया है और भारत का प्रत्येक नागरिक अब भारत के प्रत्येक राज्य में जाकर निवास कर सकता है, मकान बना के रह सकता है। यह अधिकार दे रहा है अनुच्छेद 19E। 19E के बाद आना था F, जो संपत्ति के अधिकार संबंधित था, जिसको निलंबित कर दिया गया है, जिसको हटा दिया गया है। उसके बाद बचता है 19G, छठी प्रकार की स्वतंत्रता है। भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी राज्य में जाकर, किसी भी जगह जाकर कोई भी व्यापार या आजीविका चला सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, संविधान उसको ये अधिकार दे रहा है। तो आपको 6 ये पता लग गया। 6 में कौन कौन से हैं? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बिना हथियारों के शांतिपूर्ण ढंग से सभा करने की स्वतंत्रता है, संघ या पार्टी बनाने की स्वतंत्रता है, कहीं भी आबाद गमन की स्वतंत्रता है, देश में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता है और कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता भारत के प्रत्येक नागरिक को है। ये अनुच्छेद 19 उनको गिफ्ट के तौर पे दे रहा है। गिफ्ट के तौर पे तो कहना थोड़ा मजाक हो गया, यहाँ पे उनको अधिकार दे रहा है। उसके बाद अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि यदि कोई व्यक्ति अपराधी भी है, उसने कोई अपराध किया है और उसकी दोष सिद्धि हो गई है, वो पहले मुलजिम था, कोर्ट की कार्रवाई चलने के बाद वो मुजरिम सिद्ध हो गया, अपराधी सिद्ध हो गया, तो ऐसा नहीं कि उसके अधिकार खत्म हो जाएंगे सारे, उसके भी अधिकार रहेंगे। और यदि कोई व्यक्ति दोष सिद्ध हो जाता है तो उसके अधिकारों की चर्चा भी यहाँ पे की जा रही है। अनुच्छेद 20 क्या कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपराधी सिद्ध हो जाता है तो उसके लिए भी मैं 3 कंडीशन दे रहा हूं, उसके लिए भी मैं 3 चीजें बता रहा हूं। पहली बात है कि यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो एक अपराध के लिए उसको एक ही बार सजा होगी, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा होगी। सपोज करो उसने धारा 378 के तहत, आईपीसी की धारा 378 के तहत उसने चोरी कर ली और चोरी करने के लिए जो दंड है वो 3 वर्ष का कारावास है, तो अब उसको 3 वर्ष का कारावास हो गया, 3 वर्ष भोगाया वो। अब वो अपने घर आ गया, 4-5 साल बाद फिर वो केस किसी ने ओपन करा दिया, उसने बोला कि चोरी की थी इसने, फिर पकड़ो इसको, फिर इसको 3 साल की सजा दो, तो एक अपराध के लिए उसको 2 बार सजा हो जाएगी। पर अनुच्छेद 20 क्या कह रहा है कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा हम होने नहीं देंगे, हम इसकी ऐसी की तैसी कर देंगे। जो एक बार अपराध किया गया है उसके लिए, उस व्यक्ति को जो अपराधी सिद्ध हुआ है उसको एक ही बार सजा मिलेगी, एक अपराध के लिए एक बार सजा मिलेगी। दूसरी बात, अपराध करने के समय जो कानून था उसी के अनुसार सजा मिलेगी। अपराध करने के समय जो प्रावधान था, जो कानून था, उसी के अनुसार सजा मिलेगी। इसको ऐसे समझिए, एक व्यक्ति ए ने, मान के चल रहे हैं, ठीक है, मान के चल रहे हैं, एक व्यक्ति ए ने सन 2000 में किसी की हत्या कर दी। एक व्यक्ति ए ने सन 2000 में किसी की हत्या कर दी और उस समय हत्या करने के लिए जो दंड था वो आजीवन कारावास था, मृत्युदंड नहीं था। मान के चल रहे हैं, वर्तमान में मृत्युदंड है, पहले भी मृत्युदंड था। मान के चल रहे हैं कि किसी व्यक्ति ए ने किसी की हत्या कर दी और उस समय सन 2000 में ये काम किया गया और उस व्यक्ति को आजीवन मतलब जो हत्या कर रहा है उस समय आजीवन कारावास दंड का प्रावधान था। पर आपको पता है कि भारत की न्यायपालिका के पास कितना ज़्यादा मतलब लोड है, तो केसेस खिंचते रहते हैं सालों साल, और मान के चलते हैं कि 2000 में उसने हत्या की थी, तब उस हत्या के अपराध के लिए जो सजा थी वो आजीवन कारावास था। पर आज फाइनल केस हुआ 2021 में, और 2021 में केस फाइनल हुआ है और आज हत्या के लिए जो सजा
है वो मृत्युदंड है। मान के चल रहे हैं आज हत्या 2021 में हत्या करता है तो मृत्युदंड मिलेगा, 2000 में क्या कानून था कि हत्या करता है तो उसको आजीवन कारावास होगा। अब हत्या की तब, अपराध किया तब और सॉल्व केस हुआ आज, तो कौन सा दंड मिलेगा? ये बता रहा है कि अपराध करने के समय जो कानून था उसी के अनुसार दंड मिलेगा। यानी कि पड़े ही आज उसका केस सॉल्व हुआ है, आज मृत्युदंड दिया जा रहा हो हत्या के लिए, पर जब उसने हत्या की थी तो उसी के अकॉर्डिंग उसको दंड मिलेगा, यानी कि उसको आजीवन कारावास मिलेगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तीसरी बात इसमें कही गई है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि पुलिस हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो किसी भी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है, ये उसका मौलिक अधिकार है। तो ये अनुच्छेद 20 में बात कही गई है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 21 की तरफ, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता सीधे सीधे मतलब लें तो जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। यानी कि आपसे जीवन जीने का अधिकार कोई छीन नहीं सकता है, आपको जीवन जीने का अधिकार है। और कैसे जीवन जीने का अधिकार है? आपको गरिमापूर्ण, प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। उसमें बहुत सारी तरह की चीजें हैं, पर वो सिविल सर्विस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप केवल इतना ही समझिए। उसके बाद इसी में एक संशोधन किया गया, अनुच्छेद 21 में ही संशोधन किया गया, 86वां संविधान संशोधन सन 2002 और 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में शिक्षा का अधिकार ऐड किया गया, जो अनुच्छेद 21A कहलाया। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार कहलाया और इसको सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और इसमें क्या बात लिखी गई कि 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के जो बच्चे हैं, जो 6 से 14 साल की उम्र के बच्चे हैं, इस बीच के बच्चे हैं, उनको शिक्षा का अधिकार है। उनको अधिकार है वो पढ़ें, उनको अधिकार मिला हुआ है वो पढ़ें, और उनको अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करवाई जाएगी। अनिवार्य मतलब जो जरूरी है, निशुल्क यानी कि फ्री शिक्षा दी जाएगी। ये उनका अधिकार है 6 से 14 वर्ष के बच्चों का। ये आर्टिकल 21A है। और आज का आखिरी आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 22 क्या कहता है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। यानी कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है या निरोध किया जाता है, निरोध करना हम कल वाली वीडियो में समझेंगे, आज हम गिरफ्तारी के बारे में खाली बात करने वाले हैं। यदि कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसके भी कुछ अधिकार होंगे, उसमें संरक्षण दिया जा रहा है आर्टिकल 22 के तहत। क्या बात कही जा रही है? यदि किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर रही है या कोई लोक सेवक गिरफ्तार कर रहा है तो उसको गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा। उसका अधिकार है, उसको पता लगना चाहिए कि मुझे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। जबकि निरोध में ऐसा नहीं होता है, निरोध में समझाएंगे कल आपको। ठीक है, गिरफ्तारी का कारण पता होना चाहिए, पहला अधिकार है गिरफ्तारी का कारण पता होना चाहिए। दूसरी बात है, जब गिरफ्तारी हो जाती है तो गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर उसको दंडाधिकारी के सामने पेश करना जरूरी है। अगर 24 घंटे से ऊपर हो जा रहा है तो उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। यहाँ पे अगर सपोज करो रामू को महाराष्ट्र पुलिस ने उठाया और उसको 24 घंटे के अंदर पेश नहीं किया कोर्ट में मजिस्ट्रेट साहब के सामने, तो यहां पे रामू के अधिकार का उल्लंघन हो गया। यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसको पेश करना जरूरी है मजिस्ट्रेट के सामने, यानी कि दंडाधिकारी के सामने, न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने। एक चीज समझने की है, सपोज करो कि कोई व्यक्ति अपराधी मध्य प्रदेश में जाके छिप गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस को पता लग गया कि वहां छिपा हुआ है, तो पहुंच गए और उठा लाए, गिरफ्तार कर लिया। पर मध्य प्रदेश के एक कोने से उत्तर प्रदेश के दूसरे कोने तक आना है तो 24 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। तो क्या यहां पे उस व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया गया है उसके इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो गया? तो नहीं हुआ, क्योंकि इस 24 घंटे के अंदर जो यातायात का समय है, ट्रांसपोर्टेशन का टाइम है, उसको ऐड नहीं किया जाता है। अब सपोज करो किसी को तमिलनाडु से उठा के लाना है
और जम्मू कश्मीर लेके जाना, तो कैसे पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर पेश करना जरूरी है, पर उसमें यातायात का समय नहीं जोड़ा जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और तीसरी बात है, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसको अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है। वो अपने पसंद के वकील को हायर कर सकता है अपने केस को सॉल्व करने के लिए या अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आज हमने पढ़ा अनुच्छेद 19 से लेके अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 22 तक, जिसमें हमने समता या समानता के अधिकार को कवर कर लिया और दूसरा स्वतंत्रता के अधिकार को कवर कर लिया। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इसी तरह पढ़ते रहिए, शेयर करते रहिए, मजे करते रहिए और अपने अधिकारी बनने की तैयारी में लगे रहिए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।